हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेसन नंबर 1 तक मैं वीडियोस बना चुका हूं ऑलरेडी, यानी कि लेसन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 के बारे में। उम्मीद है आप लोगों ने सारी प्रीवियस वीडियोस देख ली हैं, ठीक है। और हमेशा किसी भी सीरीज की वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 यानी कि डिमांड के बारे में। वैसे तो हमने डिमांड को अलग अलग सीरीज के अंदर पढ़ाया हुआ है, लेकिन आज हम बात करेंगे डिमांड की फिर से एक बार एक नई सीरीज के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836366, यहां पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो लेसन नंबर 2 हमारा है क्या, हमारे पास डिमांड। अब समझते हैं डिमांड का मतलब क्या होता है, कैसे डिमांड काम करता है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, क्या इस लेसन नंबर 2 में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्या समझना होगा हमें, डिफाइन इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ गुड एज वेल एज मार्केट डिमांड फॉर दैट गुड। हमें समझना पड़ेगा कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है और मार्केट डिमांड क्या होती है एक गुड की। इंडिविजुअल डिमांड का अगर मैं मतलब बताऊं तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है कि एक पर्सन कितनी डिमांड कर रहा है, क्योंकि यहां पर लिखा गया है इंडिविजुअल डिमांड। एक पर्टिकुलर गुड की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे और एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे एक पर्सन कितनी डिमांड कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन अगर उसी प्रोडक्ट की एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरी मार्केट में क्या डिमांड है, ठीक है, किसी भी प्राइस लेवल पे, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड। तो ये डिफरेंस होता है एक इंडिविजुअल डिमांड में, एक मार्केट डिमांड में। जो मैं डिमांड आपको पढ़ाऊंगा तो मैं डीप में समझाऊंगा कि डिमांड के लिए कौन कौन से पॉइंट डिपेंडेंट होते हैं और कब एक डिजायर डिमांड में कन्वर्ट होती है। दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड फॉर अ गुड। फिर हमें समझना पड़ेगा कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, इसको हम फैक्टर बोल देते हैं, ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड फॉर अ गुड। इसका मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, ये हम समझेंगे। फिर आता है तीसरा पॉइंट, स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड समझना होगा हमें, ये हम आज की वीडियो के बिल्कुल आखिरी में पढ़ेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट क्या आता है, मेक इंडिविजुअल एज वेल एज मार्केट डिमांड शेड्यूल फॉर अ गुड। फिर हम समझेंगे कि इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल एक गुड का कैसे बनाया जाता है, वो डिस्कस करेंगे। फिफ्थ में क्या आता है, ड्रॉ द इंडिविजुअल एज वेल एज मार्केट डिमांड कर्व्स फॉर अ गुड रिस्पेक्टिवली। फिर हमें समझना होगा कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ किया जाता है। फिर फाइंड आउट द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हमें समझना होगा कि कब हमारा लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन। यानी कि जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता वो कौन कौन से केसेस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा सेवंथ और आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव, डिस्टिंग्विश बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। यानी कि कब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आती है और कब चेंज इन डिमांड आता है। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड अफेक्ट होती है और ऐसे कौन से फैक्टर है जहां पर डिमांड अफेक्ट होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। क्या डिफरेंस होता है इनमें वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने इस पूरे चैप्टर को दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक फर्स्ट पार्ट जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जहां तक हो सकता है मैं यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड शेड्यूल की बात करूंगा इस वीडियो के अंदर, और एक सेकंड पार्ट जहां पे हम बाकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। यानी कि दो वीडियोस में हमारा टॉपिक जो है कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो अब समझते हैं अपने टॉपिक को। तो ये तुमने बात कर ली कि भाई हमें इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स को जो है स्टडी करने हैं। इन 7 के अलावा हम किसी बात पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं, और 3 या 4 तक बात तो मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो भाई वीडियो थोड़ी सी लेंथ हो सकती है, क्योंकि अब मैंने वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ाई है। अब मैं कोशिश करता हूं कि हर एक वीडियो जो है वो 20 से 30 मिनट के बीच में रहे, 15 या जल्दी से खत्म ना करूं मैं वीडियोस को, ठीक है, ताकि कम से कम वीडियोस में आप लोगों का सिलेबस जो है वो कवर हो जाए। अब आगे आते हैं इंट्रोडक्शन पे। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो हम सबने कुछ बातें सीखी थी अपने पिछले चैप्टर में, पीपीसी में। क्या सीखा था हमने वहां पे कि हम लोग जो है इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन जो हमारी डिजायर्स हैं, फिर हमारी जो हमारी वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। एक यही रीजन है जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर सोचता है कि मैं अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करूं कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकूं, कंज्यूमर सोचता है कि मैं अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करूं या फिर अपनी इनकम को किस तरीके से यूज करूं कि मैं अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर सकूं। दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन दोनों के पास ही क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो यहां पर देखो, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज व्हिच आर रिक्वायर्ड
तो वांट्स तो हमारी अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज हमें चाहिए विच आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई दीज वांट्स, इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो लिमिटेड है। तो इन कैपिटलिस्टिक और फ्री मार्केट इकोनॉमी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व विद द हेल्प ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो अगर मैं बात करूं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की, क्योंकि हमने देखा था 3 तरह की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और तीसरी हमारे क्या होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। कई जगह सिर्फ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है, फॉर एग्जांपल यूएसए, यूके, वेस्टर्न कंट्रीज जो है कुछ, ठीक है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या काम कर रहा होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर, यानी कि वहां पे मार्केट फोर्सेस जो है वो डिटरमाइन करता है कि प्राइस क्या रहने वाला है। और कुछ ऐसी कंट्रीज भी है जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट का रूल होता है, जैसे कि चाइना, वहां पे सारे डिसीजंस जो है वो गवर्नमेंट खुद लेती है। तो वही बात यहां पे है। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में और फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म काम करता है, प्राइस मैकेनिज्म। तो नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ईच कमोडिटी और सर्विस हैज अ प्राइस। हर एक कमोडिटी का और हर एक सर्विस का अपना एक प्राइस होता है, ठीक है, जो उसकी वर्थ के हिसाब से है कि लोग उसके लिए कितना पे करना चाहते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, तो ईच कमोडिटी और सर्विस हैज अ प्राइस। अर्लियर गुड्स वर यूज्ड टू बी एक्सचेंज। लेकिन अगर मैं बात करूं थोड़ी सी पुराने जमाने की, वहां पे गुड्स एक्सचेंज होते थे, और इसी को हम क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम। यानी कि जहां पे लोग गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते थे, उसको हम क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम। यानी कि अगर यहाँ पे एग्जांपल दूं बार्टर सिस्टम का, ठीक है, तो वैसे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ये, और मैंने पढ़ाया भी हुआ है। बार्टर सिस्टम का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि सपोज करो मुझे जो है, मुझे चाहिए चावल, मेरे पास है गेहूं, तो मुझे किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, जिसको गेहूं की नीड हो और वो चावल बेचना चाहता हो, ताकि मैं उसके पास जाऊं, उसे चावल ले लूंगा, उसे गेहूं दे दूंगा। इसी को हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है, यानी कि दोनों के पास वो चीज होनी चाहिए और दोनों को रिक्वायर्ड होनी चाहिए सामने वाली चीज की। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम, यानी कि जहां पे गुड्स के बदले हम गुड्स को एक्सचेंज करते थे, ठीक है। लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो सब चीजों के बदले, यानी कि हर एक काम के बदले या फिर मैं कहता हूं सर्विस के बदले हमें पैसा मिलता है, और हम उस पैसे को मार्केट में ले जाके कुछ भी चीज बाय कर सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो ये तो हमारा सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब हम समझते हैं डिमांड होती क्या है, यानी कि यहां से शुरू होता है हमारा मेन कंसेप्ट। देखते हैं आगे। तो अब बात करें हम डिमांड के बारे में, तो समझते हैं डिमांड का मतलब क्या होता है। तो हमारा सारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो खत्म हो चुका है। अब डिमांड और डिजायर में डिफरेंस क्या होता है पहले वो समझते हैं। तो पहले ये देखो, तो डिमांड का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। यहां पे एक डेफिनेशन दे रखी है, वो क्या है, तो डिमांड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी विच द कंज्यूमर आर प्रिपेयर टू परचेज। यानी कि जो एक कंज्यूमर परचेज करना चाहता है एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे और एक टाइम, एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड बोल देते हैं। यानी कि डिमांड के लिए हमने 3 चीजें इन्वॉल्व करी। वो 3 चीजें क्या क्या थी, पहला कि भाई जो कंज्यूमर है वो डिमांड मतलब वो परचेज करने तैयार होना चाहिए एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। सपोज को मैं एग्जांपल देता हूं एक बहुत अच्छा सा, कि भाई ओला ने अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटी निकाली, ठीक है, तो मान लेते हैं उसका रेट है 80,000 रुपए। उस 80,000 रुपए पे 20,000 लोग जो है बिल्कुल तैयार बैठे हैं 2024 में खरीदने के लिए। ये कंप्लीट डेफिनेशन होती है बिल्कुल डिमांड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने सब कुछ डिफाइन कर दिया, एक प्राइस लेवल डिफाइन कर दिया, डिमांड कितनी है वो भी डिफाइन कर दिया, और टाइम पीरियड भी डिफाइन कर दिया। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे कितने लोग एक गुड्स को कंज्यूम करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, उसी को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डिमांड बोल के सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि भैया डिमांड और डिजायर में डिफरेंस क्या होता है। अब भाई अगर मैं डिजायर की बात करूं, डिजायर का मतलब क्या होता है, चाहत। मैं यहाँ पे स्विफ्ट डिजायर की बात नहीं कर रहा, ठीक है, डिजायर यानी कि चाहत, है ना। अब खरीदना तो कुछ भी चाह सकते हो। अब तुम्हारा बैठे बैठे मन कर जाए, कल ही जाता हूँ, कल रोल्स रॉयस लेके आता हूँ, फिर देखा मैंने अकाउंट बैलेंस, और अकाउंट बैलेंस तो भाई ना के बराबर पड़ा हुआ है, इसमें आएगी रोल्स रॉयस, पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई डिजायर तो आप किसी भी चीज ही कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास डिजायर भी हो और विलिंगनेस टू पे भी हो, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देता हूं, विलिंगनेस टू पे, यानी कि आप जो है उस चीज पे खर्च करना चाहते हो और आपके पास खर्च करने के लिए पैसे भी हैं, अफोर्डेबिलिटी है आपकी, तब वो दोनों मिले क्या बनते हैं, डिमांड में कन्वर्ट होते हैं। यानी कि डिमांड सिर्फ डिजायर से नहीं होती, उस पे खर्च करने के लिए आपके पास पैसे भी होने चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी भी एक एग्जांपल देता हूं आपको। आप गए भाई, आप अपने सेंटर से बाहर निकले, कमरे से बाहर निकले, आपने देखा कि साइड में जो है छोले भटूरे भाई बिल्कुल गरम गरम निकल रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, साथ में रायता ही मिल रहा है। फिर मैं पूछा अंकल जी कितने रुपए प्लेट है, उसने बोला 50 रुपए प्लेट है। फिर आपका मन कर गया खाने का, यानी कि डिजायर आ गई। फिर आपने अपने जेब में पैसे देखे,
ठीक है भाई, अरे जिम में तो पैसे है ही नहीं, मतलब अब जो है वो डिजायर मात्र और मात्र डिजायर बन के रह जाएगी, कभी भी डिमांड नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि आपका मन तो कर रहा है खाने का, बिल्कुल गरम गरम देख के, है ना, बेशक पेट निकल जाए उससे, इतना ओली खाना खा के कोई दिक्कत नहीं, आपका मन तो कर गया, लेकिन दिक्कत क्या है, आपकी जेब में पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। तो अब वो क्या बन जाएगा, डिजायर, सिर्फ मात्र डिजायर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास उस पर खर्च करने के लिए पैसे भी होते तो आपके पास डिजायर भी है और आप खरीदते भी, तब वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाता। तो अब देखते हैं आगे, तो समझ में आ गया डिजायर और डिमांड में क्या डिफरेंस होता है। अब आगे समझते हैं, तो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग हाउस होल्ड डिमांड, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हाउस होल्ड डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारे फैक्टर डिस्कस करते हैं। पहला फैक्टर क्या आता है, इनकम, है ना, इनकम काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इनकम की सबसे बात है भैया, डिमांड कैसे इफेक्ट होता है। एक सिंपल सी बात है, हम सब जानते हैं कि इनकम जो है वो हमारे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करता है, यानी कि जिसकी जितनी इनकम उसका उतना ही अच्छा क्या होगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। यानी कि खर्च फालतू कर रहा है, कंजप्शन ज्यादा कर रहा है, और जब कंजप्शन ज्यादा करेगा तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अपने आप ही हाई हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर इनकम बढ़ रही है तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी क्या करेगा, राइज करेगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि डिमांड राइज करेगी। लेकिन वहीं पे अगर इनकम कम हो जाए तो भाई अब आप खर्च कर ही नहीं पाओगे, पैसे ही नहीं है खर्च करने के लिए, क्योंकि इनकम ही नहीं है। और जब इनकम कम होगी तो डिमांड भी क्या कर दोगे, आप कम कर दोगे। तो इस तरीके से हमारा जो है ये काम करता है। अब आगे हमारे पास दूसरा फैक्टर क्या आता है, प्राइस ऑफ द कोमोडिटी, यानी कि कोमोडिटी का जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन करता है। एक बात बताऊं, है ना, अभी लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया नहीं है मैंने, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड बना ही इस टॉपिक की वजह से है, प्राइस ऑफ द कोमोडिटी की वजह से। बाद में प्राइस ऑफ द कोमोडिटी ने डिमांड को कैसे बनाया, अभी एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इसके लिए फिर चलते हैं। तो अगर मैं प्राइस ऑफ द कोमोडिटी की बात करूं तो यहां पे प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है, यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा समझते हैं। सपोज करो आप, फिर से वही बात, आप छोले भटूरे खाने गए, आपकी जेब में 100 रुपए रखे हुए हैं, है ना। अब छोले भटूरे की जो प्लेट है वो 50 रुपए प्लेट है। अब आपने क्या सोचा कि अरे वाह मजा आ गया, मेरे पास तो 100 रुपए है, ठीक है, 50 रुपए की प्लेट आती है। अब आपका भाई इस 100 रुपए में 2 बार छोले भटूरे की प्लेट खा लेगा, है ना, 2 बार जाऊंगा और 2 बार कंज्यूम कर लूंगा, वो भी बिल्कुल मस्त रायते के साथ, ठीक है, तो कंज्यूम कर लूंगा। लेकिन हुआ क्या, अब अगले दिन जा रहे हैं, अगले दिन पता लगा कि भाई वो जो 100 जो 50 रुपए की प्लेट थी वो 100 रुपए की प्लेट हो चुकी है महंगाई की वजह से, भाई ने सीधा प्राइस डबल कर दिया है। अच्छा, प्राइस 50 से 100 हो गया है, तो अब सिंपल सी बात है, मेरे पास 100 रुपए है, मेरे पास जो इनकम है, जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, 100 रुपए है, तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक प्लेट ही कंज्यूम कर पाऊंगा, 2 प्लेट कंज्यूम नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज होगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सपोज करो अगर यही 50 वाली प्लेट 25 रुपए हो जाती, तो अब मैं ऐसी ऐसी 4 कंज्यूम कर पाता। 100 रुपए में 25 बड़ी 4 प्लेट कंज्यूम करता, मैं खुद भी खाता, अपने दोस्तों को भी खिलाया था, या फिर मैं खुद 4 बार कंज्यूम कर लेता। यानी कि प्राइस कम होने से परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, तो डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइस बढ़ने से, ठीक है, क्या हो जाता है, परचेसिंग पावर कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है। पहले यहां तक का फिर हम बात करेंगे अपने आगे वाले टॉपिक की। चलो फिर अब आगे देखते हैं। तो 2 पॉइंट डिस्कस कर चुका हूं मैं फैक्टर डिटरमाइनिंग हाउस होल्ड डिमांड के, पहला इनकम, दूसरा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जहां से हमारा लॉ ऑफ डिमांड ही बनता है कि अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस डिक्रीज करेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि फर्क पड़ता है परचेजिंग पावर में। तीसरा क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी कि अगर जो टेस्ट है वो फेवर में है, मतलब जो जिस चीज की आप डिमांड कर रहे हो वो आप चाहते हैं उसकी डिमांड करना, वो आपकी प्रेफरेंस है, वो आपका टेस्ट के अंदर आता है, तो उस चीज की डिमांड इंक्रीज होगी, वरना उस चीज की डिमांड क्या कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो किसी को कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद होता है, यानी कि वो उसके टेस्ट और प्रेफरेंस के अंदर आता है, तो भाई वो जाकर उस चीज की डिमांड करेगा, और अगर उस चीज उसे पसंद नहीं है, उसे लगता है कि उससे हेल्थ खराब होती है, तो उसकी डिमांड डिक्रीज कर देगा। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिमांड करने में, डिमांड इंक्रीज करने में या फिर डिमांड डिक्रीज करने में। अगर टेस्ट और प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू उस चीज के है तो फिर डिमांड इंक्रीज होगी, वरना डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। अगला क्या आता है हमारे पास, फोर्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब गुड्स जो है वो 2 तरह के आते हैं, 2 तरह कौन कौन से, एक तो आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड, दूसरा क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड।
पहले दोनों गुड्स को समझ लेते हैं बारी बारी करके। अब पहले का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब क्या है कि जब एक गुड को दूसरे गुड से सब्स्टिट्यूट कर सको। फॉर एग्जांपल, मैं भाई शॉप पे गया, वहां पे दो चीज हैं, कोक और पेप्सी। कोक और पेप्सी दोनों है कोल्ड ड्रिंक की ब्रांड, ठीक है। अब मैं इन दोनों को एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, यानी कि मैं अगर एक चीज नहीं मिल रही दूसरी कंज्यूम कर लूंगा, दूसरी नहीं मिल रही पहली कंज्यूम कर लूंगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की डिमांड को ये अफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, क्या कि भाई मान लो जो कोक है, ठीक है, उसने अपने प्राइस को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और पेप्सी ने अपने प्राइस को रखा है कांस्टेंट। अब एक चीज समझते हैं, कोक ने प्राइस को इंक्रीज कर दिया, पेप्सी ने प्राइस को रखा हुआ है कांस्टेंट। अब जब कोक का प्राइस इंक्रीज हुआ है अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉइंट, यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हम इसकी डिमांड क्या कर देंगे? कम कर देंगे। हम कहां शिफ्ट हो जाएंगे? और पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स अभी भी उतने हैं, कंज्यूमर जितने थे पहले उतने ही थे, लेकिन कोक ने अपने प्राइस बढ़ा लिए, तो लोग कोक की डिमांड को घटा के कहां पे शिफ्ट कर जाएंगे? पेप्सी पे। क्यों? क्योंकि पेप्सी की प्राइस क्या है? सेम है, तो लोग पेप्सी की प्राइस को डिमांड को यहां पे क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। यानी कि हमने क्या देखा कि प्राइस बढ़ा है कोक ने, डिमांड किसकी बढ़ी? पेप्सी की, और कोक की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। तो ये चीज होती है। तो मैं कह सकता हूं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है कि प्राइस बढ़ाए थे इसने, डिमांड बढ़ी दूसरे वाले की। लेकिन अब थोड़ा बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करूं तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि कार पेट्रोल, पेन इंक। तो मैं आपको कार पेट्रोल का एग्जांपल देता हूं। सपोज को एक तरफ कार है, एक तरफ पेट्रोल है, ठीक है। अब यहां पे हम क्या डिस्कस करें? भाई कार ने अपने प्राइस इंक्रीज कर दिए। जब कार ने अपने प्राइस इंक्रीज किए, पेट्रोल का प्राइस कांस्टेंट है, पेट्रोल के प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब कार ने प्राइस इंक्रीज किया, अपने कार के प्राइस बढ़ गए, तो कार की डिमांड कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। तो कार की डिमांड कम हो गई, लेकिन प्राइस बढ़े कार के, डिमांड किसी भी कम हो जाएगी, पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये इस तरीके से काम करता है। कार के प्राइस बढ़े, कार की डिमांड कम, पेट्रोल के प्राइस कांस्टेंट है, फिर भी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम। क्योंकि भाई पेट्रोल आप कहां पे यूज करोगे? गाड़ियों में तो यूज करोगे, और जब गाड़ियों की डिमांड ही कम होगी तो भाई पेट्रोल हम घर लेके तो आएंगे नहीं पीने के लिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कार के प्राइस बढ़े, डिमांड किसी कम हो गई? पेट्रोल की कम हो गई। यहाँ पे प्राइस बढ़े थे कोक के, डिमांड किसकी बढ़ी थी? पेप्सी की। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन था दोनों दूसरे केस में। यहाँ पे क्या है? नेगेटिव रिलेशन है। कार के प्राइस के बढ़ने की वजह से पेट्रोल की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। इस तरीके से दोनों गुड्स के केस में हमारा जो है टॉपिक काम करता है, यानी कि कैसे डिमांड इफेक्ट होती है एक गुड्स से दूसरे गुड्स की, ये हमने समझा। चाहे वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस हो, चाहे वो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे। राम राम भाई। तो अगर मैं आगे बात करूं तो जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, वो क्या आता है हमारे पास? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मार्केट डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं? तो दो फैक्टर हैं। पहला क्या आएगा? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा पॉइंट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बस दो पॉइंट है, वो डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो को हम फिनिश कर देंगे। अब पहला क्या आता है? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब साइज क्या होता है? एक सिंपल सी बात है भाई, जिस कंट्री में पॉपुलेशन साइज जितना अच्छा हो, वहां पर डिमांड उतनी अच्छी होगी। अब जैसे कि इंडिया जो है, फिर इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब कंजप्शन के लिए हब क्यों माने जाते हैं बाकी वेस्टर्न कंट्री के द्वारा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर्स भर भर के हैं, जनसंख्या की कमी नहीं है। अब इंडिया में देखो, जब हम आजाद हुए थे मात्र 30 करोड़ लोग थे, अब कितने हो गए? 140 करोड़ लोग हो चुके हैं। चाइना में हमने चाइना को भी छोड़ दिया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कंज्यूमर्स जो है वो बहुत बड़े लेवल पे है, तो ये क्या है? कंजप्शन हब। तो मैं कह सकता हूं कि अगर पॉपुलेशन साइज ज्यादा होती है तो डिमांड भी ज्यादा होगी, और पॉपुलेशन साइज कम हो जाएगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है? कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब बात में कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन में किस तरह के लोग हैं? ज्यादा बूढ़े लोग हैं, ज्यादा जवान लोग हैं, ज्यादा बच्चे हैं। अगर मान लो सपोज करो किसी कंट्री में ज्यादातर बच्चे हैं, तो वहां पे जो है वो डिमांड किस तरह की गुड्स की बढ़ेगी? बच्चों वाले गुड्स की, जैसे कि टॉयज की, ठीक है, बिस्किट्स की, जो बच्चे कंज्यूम करते हैं, और भी प्रोडक्ट जो बच्चे कंज्यूम करते हैं उनकी डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन से भी फर्क पड़ता है। और सपोज करो या फिर कोई ओल्ड एज पर्सन है, फिर बूढ़े लोग हैं, तो वो लोग अपने तरह के प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, मेडिसिन की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि बेचारों को बीमारी ज्यादा ले जाती है, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पे भी क्या होता है? डिमांड का फर्क पड़ता है कि पॉपुलेशन किस टाइप की है। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस लेवल का है?
अगर मैं इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल की बात करूं तो दो तरह के लोग आते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के हिसाब से। एक आता है रिच, एक आता है पुअर। अब समझते हैं, अगर मानो किसी कंट्री में रिच लोग ज्यादा हैं, तो रिच लोग ज्यादा होने का मतलब क्या है कि उस कंट्री में लग्जरी गुड्स की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि रिच लोग कौन से गुड्स की डिमांड ज्यादा करते हैं? लग्जरी गुड्स की। उनको पसंद होता है लग्जरी वाली चीजों को खरीदना, जो उन्हें आराम दे, या फिर महंगी चीजों को खरीदना, तो लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है। और अगर कंट्री में पुअर लोग ज्यादा हैं, तो वहां पे क्या होगा, जो नेसेसरी गुड्स हैं या फिर जो सिंपल गुड्स हैं उनकी डिमांड इंक्रीज करेगी। तो वो डिपेंड करता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो किस लेवल की है। अगर रिच लोग ज्यादा है कंट्री के अंदर तो लग्जरी गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी और बाकी गुड्स की डिमांड कम होगी। और अगर पुअर लोग ज्यादा हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे नेसेसरी गुड्स की या फिर सिंपल गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, लग्जरी गुड्स की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि रिच लोग कम है एज कंपेयर टू पुअर पीपल्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जहां पे हम इस चैप्टर को फिनिश करने की ओर बढ़ेंगे और चैप्टर को फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। ठीक है। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।